सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ज़ीरो टू हीरो एक एसक्यूएल कोर्स लेके आया हूँ, जिसे आप बोल सकते हैं एक यूट्यूब का बेस्ट कोर्स हो सकता है ये, जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट एसक्यूएल सिखाने वाला हूँ। जिसमें हम क्या है, कंप्लीट एसक्यूएल कवर करने वाले हैं। जो हम कमांड्स हैं उनको हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, साथ में हम उनको लिखेंगे भी, साथ में एग्जीक्यूट भी करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो देखो, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो बहुत सारी कंपनीज में यूज़ होती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जिसमें जो है लाख्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा होता है। तो देखो, जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, जिसमें क्या है, एसक्यूएल काम होती है। तो इस कोर्स में हम क्या है, सिर्फ जो एसक्यूएल जो सीखने वाले हैं अगर आपका मोटिव है कि आपको डेटा एनालिसिस में जाना है तो आप इस कोर्स को देख सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको देखना है एसक्यूएल में इंटरैक्शन, डेवलपमेंट वगैरह कैसे होती है। तो आप इस कोर्स को प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एसक्यूएल को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हम इस एसक्यूएल के अंदर क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन तो हम जरूर पढ़ेंगे। एसक्यूएल होती क्या है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम जो कंप्लीट जो एक होता है बेसिक थ्योरी, वो तो पढ़नी ज़रूरी है सबको। उसके बाद हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्टेंट। फिर हम माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करके देखेंगे अपने सिस्टम के अंदर। फिर हम टेबल क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, फंक्शंस का यूज़ करेंगे, और ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, एसक्यूएल जॉइंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको। साथ में हम एक एंड में एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म से। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, हमारे पास क्या है, बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे गूगल, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ये जो सारी बड़ी कंपनीज है ना, इनका मिलियंस ऑफ डेटा होता है। अगर देखो, आप फेसबुक पर जाते हो तो वहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह आप शेयर करते हो। तो जो सारा का सारा डेटा जो होता है ना, वो जो सारा का सारा डेटा होता है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होता है। तो एक तरीके से जो आप कलेक्शन बोल सकते हैं ना, जो कलेक्शन है ना उस डेटा का, तो जो वो एक ऐसे फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम डेटाबेस पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ एक और टर्म का इसके अंदर निकल के आती है, जिसके नाम है DBMS। तो देखो, DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system, DBMS, is a software system that is designed to manage and organize data in a structured manner. It allows to create, modify and query a database, as well as manage the security and control for that database. DBMS provide an environment to store and retrieve data in a convenient and efficient manner. देखो, इसको शॉर्ट में हम DBMS बोलते हैं। देखो, DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जिसका काम ही होता है किसी भी डेटाबेस को मैनेज करना। डेटाबेस को मैनेज करने का वही मतलब हो गया, हमें कोई पुराने डेटा को ऐड करना, कोई पुराने डेटा को डिलीट करना, कोई नए डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड करना। तो देखो, हमारा प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है। अगर एक यूज़र है, ठीक है, एक यूज़र है, ये समझो हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। देखो, डेटाबेस को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो एक एक्सेस हम कैसे कर पाते हैं, DBMS की वजह से। समझ लो कि ये बीच की लेयर बन जाती है, जिससे क्या है, हम डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। तो वही डेटाबेस होता है, वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो यूज़र क्या करता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक कमांड देता है कि आप एक इस सॉफ्टवेयर के आप डेटाबेस के अंदर एक डेटा एंटर कर दीजिए। तो क्या करता है, यूज़र कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर DBMS डेटाबेस के अंदर अपना डेटा स्टोर कर देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं SQL क्या होता है। तो हम बात करेंगे SQL क्या होता है। देखो, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है, और इस लैंग्वेज को यूज़ करके हम डेटाबेस से जो है इंटरैक्ट करते हैं। हम देखो, इंटरेक्शन के लिए हम बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली वगैरह हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा काफ़ी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के लिए कुछ अलग स्पेसिफिक लैंग्वेज बना रखी होती है, जिसमें एक SQL भी है। तो अब हम बात करते हैं SQL के एप्लीकेशंस। देखो, SQL जो है एक कर्ड नाम के एक्रोनिम पे देखो, SQL जो है कर्ड नाम के एक्रोनिम पे काम करता है, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट।
यानी कि हम इससे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कोई डेटा, हम रीड कर सकते हैं डेटा, यानी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ होती है इसके अंदर, हम डेटाबेस के अंदर अपडेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस की। देखो, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशन डेटाबेस। देखो, रिलेशनल डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सारा का सारा डेटा जो होता है टेबल्स की फॉर्म में होता है। टेबल्स कहने का यानी अगर आप देख लो, एक स्कूल के अंदर एक अटेंडेंस शीट होती है, उसके अंदर हमारा रोल नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशनल डेटाबेस हो गया। और जब बिना टेबल्स के हम डेटा स्टोर करते हैं तो उनको हम नॉन रिलेशन डेटाबेस करते हैं, यानी कि नो एसक्यूएल। तो तभी हम इन एसक्यूएल डेटाबेस को RDBMS बोलते हैं, यानी कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, रिलेशनल डेटाबेस का जो है सबसे पॉपुलर एग्जांपल है माई एसक्यूएल, जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है। और हम नो एसक्यूएल का हम अगर एग्जांपल लेके चले तो उसके अंदर आता है MongoDB। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड के, जिसके अंदर 4 तरह की कमांड्स होती हैं। एक होती है DDL, एक होता है DML, एक होता है DCL, एक होता है TCL। जिसपे हम DDL में क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ट्रंकेट करते हैं, रीनेम करते हैं। DML में क्या होता है, यानी कि हम सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, मर्ज करते हैं। DCL में हम ग्रांट और रिवोक करते हैं परमिशंस को। और हम TCL में कमिट करते हैं, रोल बैक करते हैं, सेव पॉइंट करते हैं। देखो, अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, क्रिएट क्या है, ऑल्टर क्या है, ड्रॉप क्या है। तो हम आगे चीज़ें सीखेंगे कि ये सब क्या होते हैं, किस बेसिस पे ये सब काम करते हैं। लाइक अगर मैं आपको छोटा सा बताऊँ, क्रिएट करना यानी कि एक डेटाबेस क्रिएट करना या एक टेबल क्रिएट करना, और ड्रॉप करना यानी कि उस टेबल को ड्रॉप कर देना या डेटाबेस को डिलीट कर देना। अपडेट करना या डेटाबेस के अंदर कोई नाम अपडेट करना, कोई मोबाइल नंबर अपडेट करना, ये होता है। तो हम बात करते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस की। देखो, एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे आते हैं। लाइक एक ओरेकल का डेटाबेस आता है, एक PostgreSQL आता है, एक MySQL आता है। जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो हम करने वाले हैं MySQL के ऊपर। हम MySQL सर्वर पे काम करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा, आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखने को मिलेगा सब कुछ। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक MySQL अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और आपको लिखना है MySQL डाउनलोड पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा MySQL इंस्टॉलर 8.0.39, आपको इस पे जाना है। तो लाइक गाइस, आपको क्या करना है, आपको अपना वर्जन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे विंडोज़ है, तो विंडोज़ के लिए मैं MSI इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकता हूँ या आप एक कंप्लीट इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा आप कंप्लीट डाउनलोड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके नहीं बताऊँगा कि लाइक नेक्स्ट कैसे करते हैं। आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। नॉर्मली ये चीज़ आपको आती होगी अगर आप SQL सीखने वाले हैं तो। आई नो क्लास थोड़ी सी बोरिंग होती जा रही है। तो चलिए अब हम अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहला एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके साथ में हम। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक डेटाबेस अब हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना SQL ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन है। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको अपना एक SQL में डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। इस यहाँ पे क्रिएट न्यू SQL पे जाना है, टास्क पे। और सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है कि आपको अपने डेटाबेस का क्या नाम रखना है। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ स्कूल, और फिर आपको ये यूज़ करना है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको हम रन कर देते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मेरे प्रीवियस कुछ डेटाबेसेस शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F के रिफ्रेश ऑल करूँगा तो देखो हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है स्कूल नाम से, ठीक है। ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना एक फर्स्ट डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया SQL के अंदर। तो हम चलते हैं वापस, ठीक है। और देखो, ये कमांड से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और गलती से अगर आपको डेटाबेस का नाम अगर आपने गलत यूज़ कर दिया और आप सोच रहे हो कि मेरे को इस डेटाबेस को डिलीट करना है, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप डेटाबेस। आप क्या है, इसको कमांड को लिख भी सकते हो या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे ये स्कूल का डेटाबेस है, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्रॉप स्कीमा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और आपका डेटाबेस जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड।
देखो अब आता है व्हाट इज टेबल की एक टेबल क्या होता है। देखो टेबल क्या होता है, जिसके अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो देखो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है और इसको हम एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर देखो रोज हैं, कॉलम्स हैं। तो अब हम करेंगे क्रिएट अवर फर्स्ट टेबल। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इसको करना है यूज स्कूल, यानी कि हम इसको बोलना चाहते हैं कि हम इस डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं। फिर हम इसको कर देंगे रन। तो देखो यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब हम क्या है, स्कूल डेटाबेस के अंदर है। अब हम जितने भी टेबल क्रिएट करेंगे ये सारे के सारे स्कूल डेटाबेस के अंदर सेव होते रहेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे क्या करना है, आपको लिखना है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, देखो डेटाबेस और टेबल का नाम आपको हमेशा अलग ही रखना है। तो जैसे कि हमने स्कूल नाम का टेबल हमने क्रिएट करा है, तो हम यहाँ पे एक स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करा है। तो अब हम यहाँ पे जो है स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट। फिर यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और अब हम जितने भी हमें उनकी कॉलम्स डालने हैं हमें, तो हम सारे इसमें डालते रहेंगे। लाइक जैसे कि देखो एक स्टूडेंट की क्या होता है, सबसे पहले रोल नंबर होता है। तो हम सबसे पहले रोल नंबर लेंगे, ठीक है। और रोल नंबर को हम क्या करेंगे, इंटीजर के फॉर्मेट में लेंगे और इसको हम कर देंगे नॉट नल के बाद, और हम इसको बनाएंगे प्राइमरी की, और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। और हम नेक्स्ट अपना कॉलम देंगे। हम इसको नेक्स्ट रो देते हैं एक स्टूडेंट का नाम, इसको हम देते हैं वेर के बाद हम इसको हम लिमिट देते हैं। लाइक ये एक नाम कितने लिमिट का हो सकता है, 25 लिमिट तक की लिमिट हो सकती है एक नाम की। और इसको भी हम नॉट नल देंगे। देखो अभी आप सोच रहे होगे कि ये इंट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, ये वैरकेर क्या होता है। तो उसके लिए हम वापस से अपनी शीट पे चलते हैं और मैं आप यहाँ से आपको बताता हूँ कि पहले एसक्यूएल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो एसक्यूएल डेटा टाइप्स जो क्या होते हैं, एसक्यूएल डेटा टाइप of a column defines what value of the column can store in a table. Commonly used data type in SQL is int, float, boolean character, varchar, date और time. लाइक देखो अगर एक डेटाबेस के अंदर एक डेटा स्टोर होना चाहता है, जैसे कि हम एक नाम एंटर करते हैं किसी का, जैसे कि एक नाम है राहुल, तो हम उस डेटाबेस को बता रहे हैं कि इस नाम के अंदर सारे कैरेक्टर्स ही आएंगे, तो आप इसमें सारे कैरेक्टर्स ही लेना। एक किसी का मोबाइल नंबर है तो हम उस मोबाइल नंबर के कॉलम के अंदर हम सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज़ ही डालेंगे। लाइक 1 2 3 4 0 टू लेकर 9 तक हम सारे इंटीजर्स वैल्यू ही डालेंगे। फिर आता है फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू, जैसे हम 0.05 0.06 हम रुपीज़ के अंदर ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है बुलियन की वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। फिर आता है करेक्टर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, लाइक जिसमें लेटर स्पेशल करेक्टर्स हम ये सब यूज़ करते हैं। फिर आता है वेरकैर जो है उसके अंदर दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, लाइक नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं। फिर जो लास्ट के दो फॉर्मेट जो एसक्यूएल के अंदर मेन यूज़ होते हैं, एक होता है डेट और डेट टाइम। देखो डेट फॉर्मेट ये ऐसी होती है और डेट टाइम का फॉर्मेट होता है ऐसा। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। देखो प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्राइमरी की होती है, क्योंकि प्राइमरी की हम सिर्फ एक ही टेबल में एक बार यूज़ कर सकते हैं और फॉरेन की को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखो प्राइमरी की इज़ अ यूनिक कॉलम वी सेट इन टेबल टू इजीली आइडेंटिफाई एंड लोकेट डेटा इन क्वेरीज। लाइक प्राइमरी की एक हो सकता है कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं एक स्टूडेंट का, जैसे कि रोल नंबर है। रोल नंबर देखो किसी का सेम तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, किसी का नाम सेम हो सकता है बट किसी का रोल नंबर सेम तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं टेबल के अंदर कि उस टेबल के अंदर कोई नल वैल्यू ना एंटर हो या कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना एंटर हो। और फॉरेन की क्या होती है, अ फॉरेन की इज़ अ कॉलम यूज टू लिंक 2 और मोर टेबल्स टुगेदर। लाइक एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करने के लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा एक डिफरेंस मैंने बनाया है, तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस पढ़ाता हूँ। देखो प्राइमरी की इज़ यूज टू एंश्योर डेटा इन अ स्पेसिफिक कॉलम इज़ यूनिक, यानी कि उस कॉलम के अंदर जो है यूनिक वैल्यूज़ ही होंगी, कुछ भी हो जाए, कोई डुप्लीकेट कोई नल वैल्यू हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया एक स्टूडेंट के रोल नंबर का, कि उसका रोल नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। फिर आता है फॉरेन की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशनल डेटाबेस टेबल दैट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन टेबल इन 2 टेबल। लाइक किसी टेबल के अंदर एक प्राइस का टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल ले लो आप, उसके अंदर सब्जेक्ट्स ले लो, तो हम एक और टेबल बनाते हैं टीचर्स का। तो उस टीचर टेबल के अंदर हम सब्जेक्ट उस टीचर को नाम दे देंगे। लाइक एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसे कोई स्नेहा नाम की टीचर पढ़ाती है, तो हम
उस स्नेहा नाम को दोनों टेबल में डाल के उनको लिंक करा सकते हैं फॉरेन की मदद से। तो हम इसका भी प्रैक्टिकल देखें, कोई नहीं, मैं इस फॉरेन की और प्राइमरी की का मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, इट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, जो मैंने बताया आपको यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है और फॉरेन की मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए। प्राइमरी की एक ही होगी एक टेबल के अंदर। देखो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, और देखो ये चीज भी लिखी हुई है कि देखो इसके अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं, नॉट नन वैल्यूज नहीं हो सकती। और इसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कर सकते हैं और हम इसके अंदर नल वैल्यूज भी हम कंटेन कर सकते हैं, ये लास्ट में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। देखो, कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल। दिस एंश्योर द accuracy and reliability of the table. Constraint can specified when the table is created with a create table statement. After table is created with the alter table statement, syntax like create table column data type constraint constraint c। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी एक, जैसे मैंने आपको प्राइमरी की का एग्जांपल बताया कि हमें एक प्राइमरी की बनानी है, तो वो उस टेबल में कंस्ट्रेंट हो गया। हमें एक फॉरेन की बनानी है तो वो उस टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट हो गया। हमें एक यूनिक वैल्यू उसको देना है कि इस कॉलम में सिर्फ यूनिक वैल्यू ही मिलेंगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, तो वो एक कंस्ट्रेंट हो गया। हम जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था कि मैंने एक नॉट नल यूज़ करा, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया। यानी कि हम उसको बता रहे हैं एसक्यूएल को, इस सॉफ्टवेयर को, कि भाई इस कॉलम के अंदर नॉट नल वैल्यूज नहीं आ सकती, एरर दे दियो, कुछ चालू एंड डेटा एंट्री ही मत करने दियो। तो ये होते हैं कंस्ट्रेंट। तो हम एक टेबल क्रिएट कर रहे थे, तो हम चलिए टेबल तो दोबारा क्रिएट करते हैं। मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है, नेम नॉट नल दे दिया हमने। नेम के बाद एक क्या आ सकता है, किसी का एड्रेस आ सकता है, तो एड्रेस ले लिया मैंने। एड्रेस को हम देते हैं कैर, और इसको हम देते हैं 20, और एड्रेस भी हम नॉट नल चाहते हैं कि एड्रेस भी नॉट नल ना हो, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये 3 ही यूज़ करते हैं। देखो ये इसने एरर दे दिया, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एरर किस लिए आया है। तो चलिए अभी हम इतना लेते हैं। यहाँ पे एक एड्रेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ कॉमा को। तो मैं इसको अब यहाँ पे रन करके देखता हूँ क्या हमारी क्वेरी रन होती है या नहीं। तो देखो हमारे यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है और हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। तो अगर आपको इस टेबल को देखना है तो उसके लिए आपको एक सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हमारा टेबल क्या नाम है, स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अब रन करता हूँ तो देखो हमारा यहाँ पे टेबल आ चुका है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। देखो कितना आसान था एक एसक्यूएल क्वेरी को रन करना। तो अगर हमें इस टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना होगा तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो अब हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम इंसर्ट इनटू कमांड को देख लेते हैं। यहाँ पे ये इंसर्ट इनटू कमांड को मैंने कैसे और कैसे यूज़ करा है। देखो इंसर्ट, हम बताएंगे इसको कि इंसर्ट कर दो भाई स्टूडेंट टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, और हम वैल्यू देना चाहते हैं उसको 1 2 3। हम ये नाम देंगे और ये हम यहाँ पे ये उसका एड्रेस देंगे। देखो जब भी अगर हमें वैरचर या कैरेक्टर्स वैल्यू को स्टोर करना है, उसे हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही स्टोर करना है, तो तभी उसको पता लग पाएगा कि ये एक कैरेक्टर है, ये एक वैरचर कैरेक्टर है, और हमेशा आपको कॉमा देना है बीच में। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये रन होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखो ये हमारा रन हो चुका है। तो अगर आपको अपना टेबल देखना है कि हमारा टेबल कैसा बना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे टेबल शो कर चुका है। कितनी देखो आसानी से हमने यहाँ पे एक एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट कर लिया। तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि क्रिएट अ डेटाबेस फॉर योर कैफे। फिर हमें एक क्रिएट मेन्यू टेबल बनानी है, फिर उसके अंदर हमें 5 आइटमों को ऐड करना है, फिर हमें अपने टेबल को शो करानी है। देखो ये बहुत आसान है, मैं आपको पहले बोलूंगा पहले आप इसको खुद ट्राई करें, फिर बाद में आप इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखें। चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैसे बनता है ये। तो मैं अपने MySQL वर्कबेंच पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू पे आ जाता हूँ। न्यू SQL फाइल पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले बोला गया था अपना एक डेटाबेस बनाना है कैफे का। तो सबसे पहले तो हमें एक डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे, उसके बाद अपने डेटाबेस का नाम। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम देता हूँ रेडियो, ठीक है। पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं रन हो चुका है। और मैं यहाँ से आपको रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे रेडियो नाम का डेटाबेस आ चुका है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं यूज रेडियो, इसको रन करते हैं। तो देखो अब हम रेडियो के अंदर आ चुके हैं। अब हम जितने भी टेबल्स बनाएंगे वो सारे रेडियो के अंदर सेव होते रहेंगे। तो उसने बोला गया था कि अब आपको एक मेन्यू टेबल बनानी है। तो मेन्यू टेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट
क्रिएट टेबल, हम लिखेंगे मेन्यू अंडरस्कोर आइटम्स। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर आइटम्स। यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आइटम आईडी, आइटम अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और हम इसको देते हैं इंटीजर और इसको बनाते हैं प्राइमरी की। ठीक है, कॉमा डालते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और अब हमारे आइटम का नाम हो सकता है इसमें आइटम अंडरस्कोर नेम, इसको हम देते हैं कैर और कैर देने के बाद हमें देखते हैं 20 लिमिट हमने इसकी सेट कर दी और इसको हम करते हैं नॉट नल कि मतलब भाई नाम तो होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्राइस की उस आइटम का प्राइस क्या होगा। तो प्राइस जो है देखो वो फ्लोट लेते हैं हम क्योंकि प्राइस जो है पॉइंट के हिसाब से भी हो सकता है, तो मैं इसको फ्लोट ले लेता हूँ। फ्लोट लेने के बाद इसको भी हम नॉट नल करते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रन। तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा। अगर हम इसको रिफ्रेश करूंगा मैं तो देखो यहाँ पे टेबल्स के अंदर देखो हमें मेन्यू आइटम शो कर रहा है जिसके अंदर हमारे कॉलम्स के अंदर देखो आइटम आईडी, आइटम नेम और प्राइस हमें मिल रहा है। तो उसमें बोला गया था आपको आइटम्स ऐड करानी है इसके अंदर, तो कितनी आइटम्स ऐड करानी थी एक बार देख लेते। ऐड द 5 आइटम्स, तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 3 ही आइटम ऐड करता हूँ, बाकी आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे करते हैं इंसर्ट इनटू मेन्यू आइटम्स टेबल का नाम। ठीक है, फिर हम उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और जो हमारे टेबल्स के कॉलम्स थे इनको यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो हमारे टेबल्स का नाम था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अपनी मेन्यू आइटम्स के यहाँ पे टेबल्स का नाम लिख लिया है। फिर मैं यहाँ पे जो है उनके कॉलम्स का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे आइटम आईडी था, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं। आइटम नेम और प्राइस, तो यहाँ से हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो हम नीचे आते हैं और लिखते हैं वैल्यूज क्या क्या होंगी इसके अंदर। तो वैल्यूज में हम क्या डालें, सेकंड में पहले ये 3 बना लो। चलो वैल्यू में हम डालते हैं पहले नंबर 1, फिर हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें डालना है आइटम का नाम। तो आइटम में डाल देते हैं हम पिज्ज़ा और फिर उसके बाद इसका प्राइस पिज्ज़ा का हम डाल देते हैं 200। फिर हमारी सेकंड आइटम जो होगी वो हो सकती है मोमोज और मोमोज का प्राइस हम डाल देते हैं यहाँ पे 100। फिर हमारी थर्ड आइटम जो होगी वो हो सकती है फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं, और इसका प्राइस डाल देते हैं 150। तो देखो हमारे यहाँ पे हमने जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था कि अपना एक डेटाबेस क्रिएट करो, फिर क्या बोलते हैं उसमें एक टेबल डालो, उसमें आइटम्स को इंसर्ट करो। तो मैंने यहाँ पे अपनी आइटम्स को भी इंसर्ट कर दिए हैं। तो मैं इसको अब रन करके देखता हूँ कि ये रन कर होता है या नहीं होता। तो मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा कमांड को, देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, यानी कि हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब हम अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, अपने टेबल को देख लेते हैं कैसा दिखता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेन्यू आइटम्स डाल दिया और हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी टेबल्स कैसी दिख रही है। तो देखो हमारी टेबल यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह दिख रही है। तो मैं होप आपने भी ये अच्छी तरह करा होगा, कोई यहाँ पे चीटिंग नहीं करी होगी आपने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है क्रिएट दिस डेटाबेस मैंने लिखा हुआ है कि मैं इसका सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा, मैं कहूँगा आप ये पूरी वैल्यूज पढ़ें और एक एक करके आप एंटर करते रहें अपने डेटाबेस के अंदर। आप एक डेटाबेस बनाएं और इसको एग्जीक्यूट करें। मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है क्योंकि जो आगे की चीज़ें मैं इसी डेटाबेस को एग्जांपल लेके आपको सिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट देखो, सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जो हमने बताया कि सिलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है, कोई डेटा के अंदर से वैल्यू रिटर्न कराने के लिए, हमें डेटा देखने के लिए, उस डेटा को हम देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से। अब यहाँ पे आता है एसक्यूएल सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। तो देखो द सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट items value from the result set of query. It ensure that the query returns only unique value for a specified columns. Like देखो जो distinct keyword होता है वो सिर्फ unique value show करता है। Like अगर हमारे टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है तो वो नहीं शो करेगा, वो सिर्फ जो है क्या बोल सकते हैं उसे यूनिक वैल्यूज ही शो करेगा। तो इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं एक वो डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ वो वाला। तो देखो जो हमारा ये टेबल है, अब हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके देखेंगे कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पे क्या मदद करता है इस केस के अंदर। तो देखो अगर ये हमारा टेबल है, यहाँ पे कस्टमर आईडी शो कर रही है, कस्टमर का नाम शो कर रहा है, कॉन्टैक्ट नेम शो कर रहा है, एड्रेस शो कर रहा है, सिटी शो कर रहा है, पोस्टल कोड शो कर रहा है और यहाँ पे कंट्री शो कर रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम
तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड का यूज कर लिया डिस्टिंग का, और यहाँ पे देखो क्या सिर्फ हमें उस कस्टमर्स टेबल्स के अंदर से हमें सिर्फ 4 वैल्यूज रिटर्न हो के आई हैं, जो है बर्लिन, मैक्सिको, लंदन और लुइया। तो अगर मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन वापस दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बर्लिन, मैक्सिको 2 बार लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो है उसने मैक्सिको को सिर्फ एक ही बार दिखाया था। तो आप मुझे लग रहा है कि आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो चलो मैं यहाँ पे अब आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे शो करता हूँ। तो चलो यहाँ पे अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे व्यू कर दिया। अब हम सिटी की जगह यहाँ पे कंट्री देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कंट्री भी हमें सिर्फ 4 रिटर्न हुई है, जर्मनी, मैक्सिको, यूके और स्वीडन। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें अपने टेबल के अंदर तो यहाँ पे पक्का 100% कोई ना कोई जो कंट्री है वहाँ पे पक्का डुप्लीकेट हुई होगी। तो यहाँ पे देखें, देखो मैक्सिको डुप्लीकेट हो रखी है। तो चलिए अब हम अपना वेयर क्लॉज देख लेते हैं कि हमारा वेयर क्लॉज क्या काम करता है। देखो द एसक्यूएल वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड इन अ क्वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशंस। इट अलाउ यू टू रिट्रीव ओनली दोज रोज दैट meet certain criteria. The where clause can be used with the various SQL statements include select, update and delete. Like where clause कैसे काम करता है कि हम उसको बता सकते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर कि भाई हमें जितनी भी वैल्यूज चाहिए वो इस नंबर से बड़ी हो, भाई इस जगह से इस चीज को डिलीट कर दे, इस जगह में से इस चीज को अपडेट कर दे। तो ये वेयर क्लॉज यूज होता है। तो अगर आप इसका सिंटैक्स देखेंगे तो सिलेक्ट, कॉलम, फ्रॉम, टेबल और वेयर कंडीशन लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा में बताना है कि भाई कंट्री के अंदर आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊं, देखो हम पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सिलेक्ट कर दो सारी वैल्यूज कस्टमर टेबल में जिसकी कंट्री मैक्सिको हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाऊं तो देखो इसने हमारे सारी वैल्यूज रिटर्न कर दी है वो जिन कंट्री के अंदर मैक्सिको वर्ड है। तो देखो जिस कंट्री कॉलम के अंदर मैक्सिको है वो उसने हमें सारी यहाँ पे चीजें शो कर दी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ, आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट में एक और यूज करके दिखाता हूँ मैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज लेस देन 3, कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कमांड को देख लेते हैं। मैंने इस कमांड में क्या करा है, यहाँ पे मैं कमांड के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ इसको कि भाई सिलेक्ट कर दे सारी स्टेटमेंट्स को जितनी भी कस्टमर आईडी जो है बड़ी होंगी 3 से। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो देखो ये रन होता है या नहीं होता, देखते हैं। तो देखो 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज थी इसने हमें रिटर्न करा दी। तो हमें वेयर कंडीशन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे काम करती है। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट में आते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन द वेयर कंडीशन। देखो जो हमारी वेयर कंडीशन के अंदर है हम जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं तो ज्यादातर यूज भी होते हैं। एक होता है इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, फिर आता है नॉट इक्वल टू, एक आता है बिटवीन, एक आता है लाइक और एक आता है इन। तो मैं कहूंगा आप जरूर जो मैंने आपको प्रैक्टिस टेबल बताया था उसके थ्रू आप जरूर प्लीज इनको प्रैक्टिस जरूर करके देखेंगे किस लिए और कैसे काम करते हैं। बाकी आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। अब बारी आती है SQL order by keyword. The SQL order by keyword is used to sort the result set of a query based on more or more column. You can specify whether the sorting should be ascending or descending. Like अगर हमें एक कस्टमर टेबल है उसके अंदर प्राइसेस शो कर रहे हैं और हमें देखना चाह रहे हैं कि भाई जो जितने भी प्राइसेस है वो हमें एक असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू दिखा दो या हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू दिखा दो, तो वही यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके ये सब चीजें देखी जाती है। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो देखो सिंटैक्स इसका ऐसे होता है, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय, फिर कॉलम का नाम और बाकी यहाँ पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी हम देना चाहते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय, कैसे दिखाएं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाते हैं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाते हैं। वो भी देना है कि आप डिसेंडिंग जो ऑर्डर दिखा रहे हो वो कौन से कॉलम के उस पर दिखाना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे अपना कॉलम देख लेते हैं, डिसेंडिंग हम किसके थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर आईडी वाला टेबल यूज कर लेते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो हमारी कस्टमर आईडी है उसने ऑर्डर बाय कर लिया है, जैसे कि 5 4 3 2 1। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया बड़े से छोटा। ऐसे ही सेम हम असेंडिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो यही था एक ऑर्डर बाय क्लॉज, ये कैसे काम करता है।
अब बारी आती है एसक्यूएल नेक्स्ट स्टेटमेंट की, वो क्या होती है। तो अपनी स्लाइड ओपन कर लेते हैं वापस और देखते हैं उसके अंदर क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। देखो फंक्शन एक ऐसी टर्म है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ये एक बॉक्स की तरह है, जैसे कि हम एक लॉजिक लिखते हैं कि एक बॉक्स के अंदर और हम इसको एक बोलना चाहते हैं कि भाई तू ये काम कर और उसका ये आउटपुट दे हमें। ऐसे एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जिनका काम फिक्स होता है, लाइक कि ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करो, की कैलकुलेशन को परफॉर्म करो और हमें आउटपुट दो। अब जैसे अगर हम इस लाइन को पढ़ें, एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। देखो इनका काम ही देखो, ये इतने 1 2 3 4 5 तरह के एग्रीगेट फंक्शन है जिनका काम फिक्स है कि भाई एक हमें काउंट देगा, एक हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक हमें मिनिमम वैल्यू देगा, एक हमें सम निकाल के देगा और एक हमें एवरेज वैल्यू देगा। तो यही इसका हम एक एग्जांपल एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मार्क्स है। ठीक है, अब मैं इसको हटाया था, आपने टेबल देख लिया होगा। तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं। एक कोई स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसके अंदर किसी को जानना है कि भाई एक मैक्सिमम मार्क्स एक स्टूडेंट के कितने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी कमांड को रन करके देखता हूँ कि ये चलती है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम दो हमें मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स दो हमें किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा जो कॉलम है ये मार्क्स ही है। हाँ जी, मेरा कॉलम मार्क्स ही है। तो यहाँ पे सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि रन होता है नहीं होता। देखो इसने हमें मैक्सिमम मार्क्स दे दिए जो है 90 जैसे। और अगर आपको चेक करना है कि सच में सही है या नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इसको रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 90 थे और उसने हमें 90 ही आउटपुट दिया है। तो ऐसे ही हम मैक्स की जगह हम यहाँ पे AVG भी यूज कर सकते हैं, एवरेज, यानी कि जो हमें एवरेज वैल्यू देगा कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ऐसे इसने हमें एवरेज दिया कि एक बच्चे के एवरेज मार्क्स 84 आ रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब हम ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में समझते हैं। देखो जो ग्रुप बाय क्लॉज है, एक तरह से देखा जाता है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव सेम वैल्यू, यानी कि एक जो रोज है ना उनको ग्रुपिज्म में कर देता है। लाइक हमें एक स्टूडेंट टेबल है, उसके हमें चाहिए कि एक बच्चे के इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितने आते हैं उन सारे बच्चों के। तो हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना पड़ता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रो, इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम। देखो जो मैंने बताया था कि भाई ये चीजों को ग्रुपिज्म में कर देता है। तो अगर मैं इसका आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर मैं अपने एसक्यूएल टेबल में जाता हूं और मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने करा और ऑल करके। तो यहाँ पे देखो एक रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मार्क्स है स्टूडेंट के। अगर समझिए कोई टीचर आया, वो बोलना चाहता है कि भाई इंग्लिश में बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, कि हमें एक सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। तो ये अभी मैं आपको एक छोटा टेबल है उसके थ्रू बताता हूँ। वैसे टेबल्स में क्या होते हैं, लैक्स करोड़ों का डेटा होता है, तो वहाँ पे डेटा ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे छोटे टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेरी रन कर दी जिसमें हमने बताया कि सिलेक्ट कर दो सब्जेक्ट को, ठीक है, एवरेज मार्क्स चाहिए हमें स्टूडेंट टेबल के, और ग्रुप कर दो सब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी कि जो उस टेबल के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, उनको ग्रुपिज्म में करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑल करके इस पे यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो इसने हमें दे दिया कि इंग्लिश में बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आए और हिंदी में एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं। तो ये था ग्रुप बाय क्लॉज का काम। तो चलिए हम अपने हैविंग क्लॉज के बारे में बात करते हैं कि हमारा हैविंग क्लॉज क्या होता है। देखो ये भी एक कंडीशन डिफाइन करने का काम आता है। अब हमने पहले भी एक वेयर क्लॉज पढ़ा था जिसमें कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, बट क्या दोनों का काम कंडीशन अप्लाई करना तो है, बट कुछ सिचुएशंस में क्या है, वेयर क्लॉज काम नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे तो इसको पढ़ूं दोबारा कि सिमिलर टू वेयर दैट अप्लाई सम कंडीशन ऑन रोज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई ओनली कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। ये हैविंग क्लॉज किस लिए काम आ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए एक टेबल है, हम चाहते हैं कि भाई हमें बच्चों के मार्क्स दो आप एवरेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बट हमें वो चाहिए कि हमें एवरेज उन्हीं का चाहिए, हमें वही मार्क्स बताओ जो 80 से ऊपर हो, 90 से ऊपर हो। तो इसके अंदर हमें हैविंग क्लॉज काम करता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिसमें हम यूज करने वाले हैं ग्रुप बाय का और हैविंग क्लॉज का एक साथ। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिया कि हमें सिलेक्ट कर दो सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय कर दो सब्जेक्ट के, और हैविंग का हम यूज करेंगे हैविंग एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। अब देखो इस स्टेटमेंट में क्या है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन गई है। इसमें हम बता रहे हैं एसक्यूएल को कि भाई देख हमें सिलेक्ट कर दो सब्जेक्ट्स को, एवरेज मार्क्स चाहिए स्टूडेंट के, और ग्रुप बाय कर दो सब्जेक्ट को, यानी कि उसको भी ग्रुपिज्म कर दो जिनके एवरेज मार्क्स हो 80 से ऊपर।
तो अब हमें उसके रिलेटेड ही हमें इसका आउटपुट देगा। अगर मैं इसको रन करके बताऊं तो देखो हमें एक ही आया इंग्लिश, जिसमें क्या है एवरेज मार्क्स 80 से ऊपर बन रहे हैं, वो भी इंग्लिश के। यानी कि इसने हमें वही सब्जेक्ट दिए हैं जिनके एवरेज मार्क्स 80 से ऊपर बढ़ रहे हैं। हिंदी के मार्क्स इसने इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनके अंदर जो था 80 से ऊपर मार्क्स किसी के थे ही नहीं। ये था गाइज हमारा हैविंग क्लॉज। तो गाइज अब हमारा टाइम है प्रैक्टिस टाइम का। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक एक करके डिफिकल्टी बढ़ाई है और जितने भी हमने अभी तक क्लॉजेस पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। तो देखो ये हमारा सैंपल टेबल है एम्प्लॉय का। पहले मैं बोलूंगा आप इसको क्रिएट कर लें, तब जाके आप अपना नेक्स्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। और पहले मैं बोलूंगा कि आप इनको अपना खुद से प्रैक्टिस करें, तब जाके ही आप इन सॉल्यूशंस पे को दोबारा देखें। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉय हु वर्क इन द आईटी डिपार्टमेंट। देखो इन्होंने बोला है कि उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल दे दो हमें जो क्या है आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आप बताओ इसके अंदर क्या यूज होगा। ये बहुत ही सिंपल कमांड है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कमांड लिख रखी है, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे रन आ गया, फर्स्ट नेम वेयर बाय शोइंग एरर बाय। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एरर को फिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने कॉमन ही लगाया हुआ था तो इसलिए एरर दे रहा था। तो वापस से मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये रन हो गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ। देखो हमारी वैल्यूज भी इंसर्ट हो चुकी हैं। तो पहले तो हम अपना टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर दो भाई ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। तो हम अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो हमारी ये टेबल बन चुकी है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई सारे के सारे हमें बंदे चाहिए आईटी डिपार्टमेंट। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस का इसका आंसर ये होगा कि हम इस कमांड को ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट सारे कर दो भाई फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आई। देख लेते हैं हमारा डिपार्टमेंट ऐसा ही था ना। डिपार्टमेंट की स्पेलिंग ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं। तो देखो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है कि जितने भी आईटी डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। तो अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मैं टिक कर देता हूँ कि हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। तो देखो हमने इसमें बताया गया है कि हमें क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करनी है एवरेज सैलरी सारे एम्प्लॉयज की और डिपार्टमेंट वाइज। तो अभी हमने एक क्लॉज सीखा है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो है ग्रुप बाय क्लॉज। और यहाँ पे हम एक फंक्शन भी यूज करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो हम अपना कमांड लिख लेते हैं ऐसे। तो ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे है सिलेक्ट डिपार्टमेंट कर दो, एवरेज सैलरी कर दो एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। देखो मैंने एज एवरेज सैलरी ये लिया है एक एलियास के। ये होता है एलियास, लाइक एक निकनेम दे देना एक कॉलम को, जो हमारा आंसर आ रहा है उसको एक निकनेम दे देना। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो भी ठीक, नहीं यूज करते तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो इसने हमें क्या है एवरेज सैलरी दे दी है डिपार्टमेंट वाइज। ये हमारा सेकंड का आउटपुट था। तो हमारा सेकंड भी हो चुका है। तो अब हम अपने थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है कि राइट अ क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। यानी कि ये बोल रहा है कि आपको क्वेरी लिखनी है, काउंट करने हैं एम्प्लॉयज को सारे के सारे डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा जो है काउंट। तो मैं यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने थर्ड आउटपुट का भी आंसर लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या करा है हमने, सिलेक्ट करा है डिपार्टमेंट और इसको बोला है कि काउंट कर दो भाई सारे एम्प्लॉयज को और ग्रुप कर दो डिपार्टमेंट वाइज। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे इसमें दे दिया है कि आपके एचआर में दो बंदे हैं, आईटी में 3 बंदे और आपके फाइनेंस के 2 बंदे। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। तो हमारा फोर्थ है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन $70,000। यानी कि हमें बताना है कि एक डिपार्टमेंट वाइज हमें सैलरीज लेनी है, एवरेज सैलरी बंदों की। तो इसके अंदर भी सेम ग्रुपिज्म वाला क्लॉज यूज होगा जो अभी हमने सीखे थे। ग्रुप वाला क्लॉज यूज होगा एग्रीगेट फंक्शन का। तो आप वो बोल लो कि भाई हमेशा ग्रुप एग्रीगेट तो ज्यादातर हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमें कर दो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज और ग्रुप कर दो भाई डिपार्टमेंट वाइज और हैविंग उनकी एवरेज सैलरी होनी चाहिए $70,000। तो मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ चुका है कि इसने क्या है एवरेज सैलरी कर दी है एम्प्लॉयज की आईटी और फाइनेंस की बंदों की, जिन आईटी और फाइनेंस है जिनकी एवरेज सैलरी ज्यादा है $70,000 पे। यानी कि इसमें एक
ग्रुप नहीं आया है वो कौन सा ग्रुप है, सेकंड मैं देख लेता हूँ कौन सा ग्रुप नहीं आया। यहाँ पे HR नहीं है, मतलब HR वालों की सैलरी $70,000 से ऊपर नहीं है। तो हमारा फोर्थ भी सॉल्व हो चुका है, तो फोर्थ वाले पे भी हम कर देते हैं टिक। अब हमारा लास्ट है फाइंड एम्प्लॉयज विद सैलरी ग्रेटर देन $70,000 एंड हायर आफ्टर दिस डेट, यानी कि उन सभी की एवरेज सैलरी निकालो जिनकी हायरिंग डेट है जनवरी 1, 2020 से ज्यादा। तो इसके अंदर भी देखो सेम चीज यूज होगी, पर इसके अंदर हमें अब वेयर कंडीशन यूज करनी पड़ेगी और हमें इसमें एंड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसका भी आउटपुट लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि सिलेक्ट कर दो ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर सैलरी उनकी ज्यादा होनी चाहिए और उनकी हायर डेट इतनी होनी चाहिए। तो हम इसका रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही बंदा है डेविड, जिसकी क्या है हायर डेट और सैलरी ये है, यानी कि इससे ज्यादा है। सैलरी $70,000 से है और हायर डेट जो है 1 तारीख से ज्यादा है। तो ये था गाइस हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आई होप आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। मेरे को भी मजा आया काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब हम अपनी 2 चीजें और देख लेते हैं, अपडेट कमांड और ऑल्टर कमांड। देखो अपडेट कमांड का मतलब ये होता है the update command in SQL is used to modify existing record in a table. You can change one or more column for one or more rows based on the specified condition. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक डेटा है, मैं ये प्रैक्टिस वाला टेबल ही यूज कर लेता हूँ। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो मैं पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ, मैं इसी के अंदर ही काम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे आपको अपडेट कमांड कैसे यूज होती है वो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे जॉन जो नाम है ये हमें चेंज करके जॉनी करना है, तो हमें यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे यूज होगी तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट टेबल एम्प्लॉय, टेबल का नाम देंगे, फिर हमें अपडेट एम्प्लॉयज, हम इसको बोलेंगे सेट कर दे भाई। हम यहाँ पे नेम का कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट सेट कर दे भाई जॉनी। ठीक है, हमने इसे बोला जॉनी सेट कर दे। वेयर कंडीशन यूज होगी इसके अंदर वेयर। अब हम उसे बताना पड़ेगा कि हमें इसे बताना पड़ेगा कि आप किस में क्या अपडेट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम इसको बोल देते हैं जिसकी सैलरी $60,000 हो। तो हमें एक की पेयर देना पड़ेगा कि आप क्या अपडेट करना चाह रहे हो, किस में से, तभी उसे पता लगेगा कि आप इसमें से ये अपडेट करना चाह रहे हो। वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू, और इसकी सैलरी क्या थी $60,000। देखो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे एरर आया है, देख लेता हूँ मैं किसका है। वेयर सैलरी अपडेट एम्प्लॉय सेट फर्स्ट नेम अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी $60,000। एक सेकेंड, $60,000 यहाँ पे किसी और की सैलरी तो नहीं है। देखो यहाँ पे जो एक क्वेरी थी ये इसने रन नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारा SQL एडिटर जो है जो सेफ अपडेट मोड में काम करता है। यानी कि हमें इसे एक ऐसा की पेयर देना पड़ेगा जो प्राइमरी की हो, जो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की हो, तभी ये अपडेट कर पाएगा उसको। तो इसको अगर आपको इसको एग्जिट लेना है उस सेफ अपडेट मोड से, तो आपको ये वाली कमांड यूज करनी पड़ेगी, set SQL_safe_update is equals to 0। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे रन हो चुका है, हमारा जो है एडिटर सेफ मोड से बाहर आ चुका है। अगर देखो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो देखो हमारा जो क्वेरी है अच्छी तरह रन हो गई है। अगर मैं यहाँ पे अब अपना टेबल को रन करके देखूं तो देखो हमारा नाम था फर्स्ट नेम जॉनी आ चुका है। तो देखो गाइस ये था अपडेट कमांड। ऐसे ही आप इनमें क्या है, आप यू कैन अपडेट 2-3 कॉलम्स एक साथ, आप 2-3 कॉलम से अगर आपको अपडेट करना है तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए अपडेट एम्प्लॉयज हम करेंगे सेट कर दो भाई सैलरी उनकी 60 से 65,000, फिर उसका हम कॉमा देंगे, हम फिर बोलेंगे नेम भी चेंज कर दो, फिर उसका हम देंगे वेयर, फिर बोलेंगे वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 1। अगर ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी आईडी है तो फिर ये सेफ मोड में जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आप क्या है इस सेफ मोड वाली कमांड को बिना यूज करे भी आप यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि इस टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं थी इसलिए हमें सेफ मोड से एग्जिट लेना पड़ा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड में क्या होता है कि एक नए कॉलम को ऐड कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो आप क्या है, तो अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो हम ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक टेबल ऐड कर दिया पहले। अब ये जो टेबल था हमने जो इसके सब्जेक्ट्स डाले हैं, देखो हमने पहले क्या करा, उसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड मार्क्स इंट। ऑल्टर टेबल से हमने एक कॉलम ऐड कर दिया कि जो ये स्टूडेंट टेबल के अंदर है एक और रो ऐड कर दो मार्क्स के नाम से। तो ऐसे ये काम करती है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मार्क्स। तो इसने क्या है कॉलम ऐड कर दिया मार्क्स का और उसको हमने बता दिया कि इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे ही फिर उसकी हमने वैल्यूज डाली थी।
अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स, जो मैंने अभी आपको अपडेट कमांड बताई। तो ये था गाइस